एक ऐसा टॉपिक। भारत के प्रमुख पर्यावरण आंदोलन। इस विस्तृत विश्लेषण में हम बिश्नोई आंदोलन से लेकर चिपको आंदोलन तक और फिर नर्मदा बचाओ से टिहरी बांध आंदोलन तक सब कुछ कवर करेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ आपको नाम रटवाना नहीं है, हम हर आंदोलन की जगह, नेता और कारण को समझेंगे, वो भी बहुत ही मजेदार कहानियों और ट्रिक्स के साथ। एकदम सही, ताकि आपको यह हमेशा के लिए याद हो जाए। जो लोग यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, एसएससी या रेलवे जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही स्कोरिंग है। बिल्कुल, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा आंदोलन कहाँ हुआ और किसने नेतृत्व किया। और हाँ, अगर आपको हमारी ये चर्चा और ऐसी पढ़ाई पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सही कहा। तो चलिए इस शानदार डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, साल 1730 का समय है, राजस्थान का मारवाड़ इलाका और भयंकर गर्मी पड़ रही है। और ऐसे में जोधपुर के महाराजा को अपना एक भव्य महल बनवाना है। बिल्कुल। अब महल की ईंटें पकाने के लिए चूने की भट्टियां जलनी थीं, जिसके लिए भारी मात्रा में लकड़ियां चाहिए। तो सैनिक कुल्हाड़ियां लेकर निकलते हैं और खेजड़ली गांव पहुंचते हैं। हाँ, पर दिलचस्प बात यह है कि वहां उन्हें रोकने के लिए कोई दूसरी सेना नहीं आती। यही तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। वहां आम ग्रामीण आते हैं, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग। वो पेड़ों से लिपट जाते हैं। एक एक पेड़ को कटने से बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 383 लोग अपना सिर कटवा देते हैं। ये सच में मतलब बहुत विचलित करने वाली घटना है ना? आज के इस वातानुकूलित दौर में जब दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग पर सिर्फ सम्मेलनों में बातें होती हैं, तो ये सोचना भी मुश्किल है कि 300 साल पहले भारत में एक ऐसा समाज था जिसके लिए पेड़ का कटना इंसान की हत्या के बराबर था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये घटना इतिहास का महज एक पन्ना नहीं है। जब भी हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो अक्सर पश्चिमी देशों के आधुनिक आंदोलनों का जिक्र होता है। हाँ, वो ग्रेटा थनबर्ग और बाकी सब। हाँ, लेकिन खेजड़ली का वो बलिदान दुनिया के सबसे शुरुआती और सबसे बड़े पर्यावरणीय प्रतिरोधों में से एक है। और इसके पीछे का विज्ञान भी बहुत गहरा है ना। हाँ। हमारे स्टडी टेक के नोट्स भी यही बताते हैं। बिल्कुल। बिश्नोई समाज ने ये बलिदान किसी अंधी आस्था के तहत नहीं दिया था। इसके पीछे एक गहरा पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम का ज्ञान था। राजस्थान जैसे सूखे और रेगिस्तानी इलाके में खेजड़ी का पेड़ जीवन का आधार होता है। इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं, जो शायद मिट्टी को बांध कर रखती हैं। एकदम सही। वो मिट्टी को बांधती हैं और उसे रेगिस्तान बनने से रोकती हैं, और अकाल के समय में इसकी छाल और फल ही इंसानों और जानवरों को जिंदा रखते हैं। मतलब उन लोगों को ये साफ पता था कि अगर खेजड़ी के पेड़ कट गए तो रेगिस्तान उन्हें निगल जाएगा। जी बिल्कुल। ये उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। जी बिल्कुल। और दोस्तों, हमारे स्रोत में इस पूरी घटना को याद रखने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक दी गई है। नोट्स कहते हैं, अमृता ने पेड़ों के लिए खुद को अमर कर लिया और बिश्नोई नियमों का पालन किया। अरे वाह, ये तो बहुत विजुअल है। अमृता से अमर याद रखना काफी आसान हो जाता है। हाँ, और बिश्नोई का मतलब ही है 20 और 9 यानी 29 नियम, जिनमें हरे पेड़ न काटना सबसे प्रमुख है। सही बात है। अमृता देवी ने अपनी जान देकर वाकई उस आंदोलन को अमर कर दिया। पर यह कोई खत्म हो चुकी कहानी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस घटना के ठीक 240 साल बाद इसी तरीकों ने एक नए परिदृश्य में जन्म लिया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। 1973 का चिपको आंदोलन। राजस्थान के रेगिस्तान से निकलकर अब ये लड़ाई हिमालय की चोटियों तक पहुंच गई थी। उत्तराखंड का चमोली जिला, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। बिल्कुल। यहां भी कहानी कुल्हाड़ियों और पेड़ों से चिपके लोगों की थी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या ये सच में केवल पेड़ों से चिपकने का मामला था या इसके पीछे कोई गहरी आर्थिक राजनीति थी? ये महज भावुकता नहीं थी। दरअसल ये एक बहुत ही सधी हुई आर्थिक नाकाबंदी थी। आपको बताऊं, 1970 के दशक में हिमालयी क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आई थी। हाँ, अलकनंदा नदी की तबाही। बिल्कुल। तो स्थानीय लोगों ने और विशेषकर महिलाओं ने ये समझ लिया था कि पहाड़ों से जो अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, उसी वजह से मिट्टी ढीली पड़ रही है और बाढ़ आ रही है। अच्छा, तो उन्हें मूल कारण पता चल गया था। हाँ, और सरकार बाहर की बड़ी कंपनियों को जो स्पोर्ट्स गुड्स बनाती थीं, उन्हें जंगल के जंगल काटने का ठेका दे रही थी, जबकि बेचारे स्थानीय लोगों को खेती के औजार बनाने के लिए थोड़ी सी लकड़ी नहीं मिल रही थी। तो मतलब ये सीधे तौर पर अपने संसाधनों पर अपने हक की लड़ाई थी। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने इसका नेतृत्व किया था। जी। हाँ, और सुंदरलाल बहुगुणा जी का वो नारा तो आज भी गूंजता है, पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है, यानी इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। क्या जबरदस्त लाइन है। उस एक वाक्य ने उस समय के पूरे विकास मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए थे। वो समझा रहे थे कि अगर आप आज पेड़ काटकर कुछ पैसे कमा भी लेते हैं, तो कल जब बाढ़ आएगी और खेत बह जाएंगे, तब वो पैसा किस काम आएगा? बहुत सही बात है। लंबी अवधि में एक स्वस्थ जंगल ही इंसान को सुरक्षित रख सकता है। और इस ऐतिहासिक चिपको आंदोलन को याद रखने के लिए स्टडी टेक की ट्रिक सुनिए। ट्रिक है, पेड़ इतने सुंदर थे कि उनसे चिपकने का मन किया। ये बहुत ही मनोरंजक है। एक ही वाक्य में नेता का नाम सुंदरलाल बहुगुणा और आंदोलन का नाम चिपको दोनों फिट हो गए।
बिल्कुल, लेकिन चिपको ने उत्तर भारत में कुल्हाड़ियों को तो रोक दिया, पर इसके बाद पर्यावरण आंदोलनों का स्वरूप बदलने लगा। हाँ, क्योंकि विरोध का तरीका हमेशा पेड़ों से चिपकने वाला नहीं हो सकता था, खासकर तब जब खतरा कुल्हाड़ियों से नहीं बल्कि सरकार की बड़ी परियोजनाओं से हो। सही कहा, और यही बात हमें दक्षिण भारत की ओर ले जाती है। 1973 से 78 के बीच केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ शांत घाटी या साइलेंट वैली आंदोलन। यहाँ मामला पेड़ काटने वालों का नहीं था, बल्कि कुंतीपुंज नदी पर एक विशाल पन बिजली बांध यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का था। और यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, मतलब आमतौर पर बांध तो विकास का प्रतीक माने जाते हैं ना, बिजली बनती है, फिर इसका इतना विरोध क्यों? देखिए, क्योंकि वो बांध जिस जगह बन रहा था वो कोई आम जंगल नहीं था। साइलेंट वैली भारत के उन चंद बचे हुए सदाबहार वनों यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट में से एक है। और सदाबहार वन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप 10-20 साल में फिर से उगा सकें। ये लाखों सालों के क्रमिक विकास का नतीजा होते हैं। मतलब इवोल्यूशन का नतीजा। हाँ, यहाँ ऐसे जीव और वनस्पतियां पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते, जैसे कि लायन टेल्ड मकाक, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर। अगर वो बांध बनता तो वो पूरा का पूरा अनूठा इकोसिस्टम हमेशा के लिए डूब जाता। बाप रे। और इसीलिए वहां के स्थानीय लोगों, वैज्ञानिकों और कवियों ने मिलकर एक बहुत ही व्यवस्थित विरोध शुरू किया। उन्होंने पेड़ों से चिपकने की बजाय जागरूकता रैलियां निकाली, लेख लिखे, कानूनी लड़ाई लड़ी। बिल्कुल एक बौद्धिक आंदोलन था वो। हाँ, और इस आंदोलन का नाम ही इसके तरीके को बयां करता है। हमारे नोट्स में ट्रिक है, केरल के लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि वो शांति से साइलेंट रहकर पेड़ बचाते हैं। ये ट्रिक बहुत सटीक है। केरल की साक्षरता दर तो हमेशा से चर्चा में रहती है, तो इस विजुअल के जरिए पलक्कड़, साइलेंट वैली और उनके शांतिपूर्ण विरोध को एक साथ जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। एकदम। और ये साइलेंट तरीका पूरे देश में एक गहरी छाप छोड़ गया। लोगों को समझ आने लगा कि प्रकृति को कभी-कभी सरकारी फाइलों और नीतियों से भी बचाना पड़ता है। सही बात है। और इसी का एक और रूप हमें 1982 में दिखा, जब एक अजीब तरह का टकराव सामने आया, जंगल बचाओ आंदोलन। हाँ, ये झारखंड के सिंहभूम जिले में शुरू हुआ था। उस समय तो वो बिहार का हिस्सा था। यहाँ कहानी थोड़ी अलग थी। सरकार प्राकृतिक जंगल काट रही थी, लेकिन उसकी जगह नए पेड़ भी लगा रही थी। फिर भी आदिवासियों ने कड़ा विरोध किया। इसे साल के पेड़ों की लड़ाई भी कहा गया। क्योंकि सरकार प्राकृतिक साल के जंगलों को हटाकर कीमती सागौन यानी टीक के पेड़ लगा रही थी। अगर मैं इसे अपने नजरिए से देखूं तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आपके घर के ताजे पौष्टिक भोजन को हटा दे और उसकी जगह कोई बहुत महंगा लेकिन सेहत के लिए नुकसानदायक जंक फूड रख दे। ये एनालॉजी काफी हद तक सही है, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी और जटिल थी। सागौन की लकड़ी बाजार में फर्नीचर के लिए बहुत महंगी बिकती है, ये सच है। हाँ। लेकिन एक इकोसिस्टम के रूप में सागौन का पेड़ बहुत विनाशकारी हो सकता है अगर उसे प्राकृतिक जंगल की जगह थोपा जाए। देखिए, सागौन के पत्ते बहुत बड़े होते हैं और वो जमीन पर धूप नहीं पहुंचने देते। तो इसका मतलब है कि उसके नीचे कुछ और उग ही नहीं सकता? बिल्कुल नहीं। नीचे घास, झाड़ियां या जड़ी बूटियां कुछ नहीं उग पाती। जब नीचे कुछ उगेगा नहीं तो शाकाहारी जानवरों को चारा नहीं मिलेगा, जानवर वहां से चले जाएंगे। ओह, तो पूरा फूड चेन ही खराब हो गया। और जड़ी बूटियों के लिए साल के पेड़ पर निर्भर थे, उनके लिए एक सागौन का जंगल महज एक हरे रेगिस्तान की तरह है। सरकार उसे लकड़ी का कारखाना मान रही थी, जबकि आदिवासी उसे अपना घर। ये तो बहुत जबरदस्त तकनीकी पहलू है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब एक ही तरह के पेड़ लगाना कभी भी जंगल नहीं हो सकता। और इस साल बनाम सागौन के मुद्दे को याद रखने की ट्रिक सुनिए। साल भर तक जंगल बचाने की लड़ाई चली। बहुत ही बढ़िया। साल का पेड़ और एक साल का समय, ये शब्द खेल दिमाग में तुरंत क्लिक करता है। बिल्कुल। इसके बाद 1980 के दशक में हम देखते हैं कि पर्यावरण आंदोलनों का दायरा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहा। चिपको का जो विचार उत्तर भारत में पैदा हुआ था, उसे दक्षिण पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जी हाँ, 1983 में वो विचार कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ इलाके में पहुंचा और वहां अप्पिको आंदोलन ने जन्म लिया। इसे हम सच में साउथ का चिपको कह सकते हैं, क्योंकि कन्नड़ भाषा में अप्पिको का मतलब भी गले लगाना या चिपकना ही होता है। लेकिन अप्पिको सिर्फ एक नकल नहीं था। पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में इस आंदोलन ने 3 स्पष्ट लक्ष्य तय किए थे: बचे हुए जंगल को बचाना, कटे हुए जंगल को फिर से उगाना और जंगल के उत्पादों का सही उपयोग करना। मतलब ये काफी व्यवस्थित था। और इस आंदोलन को दिमाग में सेट करने के लिए जो ट्रिक है वो है, अप्पिको करने के लिए पांडुरंग ने कन्नड़ गाना गाया। तो पांडुरंग हेगड़े, कन्नड़ भाषा और अप्पिको सब कुछ एक ही लाइन में आ गया। कमाल की ट्रिक है ये। लेकिन जैसे जैसे 80 का दशक आगे बढ़ा, आंदोलनों का फोकस जंगलों से हटकर एक बहुत बड़े मुद्दे की ओर मुड़ने लगा। बात आ गई महाबांधों यानी मेगा डैम्स के निर्माण और विस्थापन पर। और जब भी महाबांधों की बात होती है तो 1985 का नर्मदा बचाओ आंदोलन सबसे पहले सामने आता है।
ये सिर्फ एक नदी या जंगल की बात नहीं थी, ये पूरे सभ्यतागत ढांचे के विस्थापन का मुद्दा था। बिल्कुल। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर बहने वाली नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर सहित कई बड़े बांध बन रहे थे। और मुख्य विवाद तो इन बांधों की ऊंचाई को लेकर था ना। लेकिन ऊंचाई बढ़ने से इतना फर्क क्यों पड़ता है? देखिए, ये सीधे तौर पर ज्यामिति और भूगोल का मामला है। जब आप नदी पर बांध की ऊंचाई सिर्फ कुछ मीटर भी बढ़ाते हैं तो पानी के पीछे फैलने का दायरा, जिसे रिजर्वोयर कहते हैं, वो कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा। इसका मतलब था कि सैकड़ों और गांव, हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन और लाखों आदिवासी हमेशा के लिए डूब जाएंगे। मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। हाँ, उन्होंने जल सत्याग्रह किए थे, गले तक पानी में खड़े रहकर विरोध करना। ये कल्पना ही सिहरन पैदा कर देती है कि जिस घर में आपकी पीढ़ियां रही हैं वो पानी में डूब रहा है और आप वहीं पानी में खड़े हैं। सच में बहुत ही भावुक कर देने वाला संघर्ष था वो। और हमारे स्रोत में इसे याद रखने की ट्रिक भी इसी गहराई को छूती है। नर्मदा का पानी बचाने के लिए मेधा यानी बुद्धि और बाबा के आशीर्वाद की जरूरत पड़ी। मेधा पाटकर और बाबा आमटे का नाम नर्मदा के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। नर्मदा आंदोलन ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बड़े शहरों को बिजली देने के लिए कीमत कौन चुका रहा है। क्या विकास का मतलब लाखों लोगों को बेघर करना है? और यही सवाल 1990 के दशक में उत्तराखंड के पहाड़ों में एक और विकराल रूप में सामने आया, टिहरी बांध आंदोलन। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बन रहे बांध का विरोध। और दिलचस्प बात यह है कि इसका नेतृत्व भी सुंदरलाल बहुगुणा और वीरेंद्र दत्त सकलानी कर रहे थे। वही सुंदरलाल बहुगुणा जिन्होंने चिपको की शुरुआत की थी। यहाँ विस्थापन तो मुद्दा था ही, लेकिन एक और बड़ा प्राकृतिक खतरा था, भूकंप। बिल्कुल। हिमालय दुनिया के सबसे युवा और अस्थिर पहाड़ों में से एक है। टिहरी जहां स्थित है वो सिस्मिक जोन 4 और 5 के बीच आता है, जहां बड़े भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। हाँ, पर्यावरणविदों का तर्क था कि एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में 260 मीटर से अधिक ऊंचा बांध बनाना, जिसके पीछे अरबों लीटर पानी जमा हो, एक बहुत बड़ी भूल है। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ताश के पत्तों से बने एक नाजुक घर के ठीक ऊपर आप पानी से भरा एक भारी टैंक रख दें। जरा सी जमीन हिली, दरार पड़ी और वो सारा पानी नीचे बसे शहरों को नक्शे से ही मिटा देगा। ये बहुत ही सटीक और डरावनी तस्वीर है। विकास के नाम पर आप पूरी आबादी के सिर पर ऐसा परमानेंट खतरा कैसे मर सकते हैं? बहुगुणा जी ने इसके विरोध में लंबा उपवास भी किया था। और हमारी ट्रिक्स की डायरी इसे बहुत चतुराई से पकड़ती है। सुंदरलाल ने पहले पेड़ों को चिपकाया और फिर टिहरी पर बांध रोकने के लिए दम लगा दिया। ये ट्रिक एक ही नेता के 2 अलग-अलग जीवन कालों को आपस में जोड़ देती है। 1730 से लेकर 90 के दशक तक की ये यात्रा बताती है कि पर्यावरण की लड़ाई कभी आसान नहीं रही। बिल्कुल। और इसी साहस को मान्यता देते हुए हमारे स्टडी टेक के नोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। एग्जामिनर्स को ना कुछ उपनाम या निकनेम्स बहुत पसंद आते हैं। हाँ, ये वो महानायक हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर चमत्कार किए हैं। चलिए इनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला नाम है भारत के जल पुरुष यानी वाटरमैन ऑफ इंडिया। ये उपाधि राजेंद्र सिंह को दी गई है। राजेंद्र सिंह का काम राजस्थान के अलवर जिले में सच में जादू जैसा था। उन्होंने कोई आधुनिक मशीनें नहीं लगाईं, बल्कि बारिश के पानी को सहेजने की प्राचीन जोहड़ तकनीक को पुनर्जीवित किया। जोहड़ मतलब छोटे चेक डैम। हाँ, मिट्टी और पत्थरों से बने छोटे डैम। इनके जरिए उन्होंने सूखी नदियों में फिर से पानी दौड़ा दिया और जल स्तर बढ़ा दिया। और इसे याद रखने की ट्रिक कितनी आसान है। राजा ने पानी पिलाया, राजेंद्र से राजा। दूसरा बड़ा नाम है बर्डमैन ऑफ इंडिया, सालेम अली। सालेम अली ने भारत में पक्षी विज्ञान यानी ऑर्निथोलॉजी को एक व्यवस्थित विज्ञान का रूप दिया। उनके सर्वेक्षण आज भी किसी भी पर्यावरण अध्ययन का आधार हैं। इनकी ट्रिक है, अली ने बर्ड उड़ाई, बहुत ही सरल। तीसरे महानायक के बारे में तो हमने काफी बात की है, वृक्ष मित्र या ट्री फ्रेंड, सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिमालय के जंगलों को समर्पित कर दिया। इनकी ट्रिक है सुंदर पेड़। और अब आता है चौथा और सबसे अनोखा नाम, आइसमैन ऑफ इंडिया, चेवांग नॉरफेल। लद्दाख के इस इंजीनियर ने कुछ ऐसा किया जो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। कृत्रिम ग्लेशियर बना इन्होंने। हाँ, दरअसल नॉरफेल ने देखा कि सर्दियों में नदियों का पानी बेकार बह जाता है, तो उन्होंने पत्थरों और पाइपों का इस्तेमाल करके उस पानी को पहाड़ की छाया वाले हिस्से में मोड़ दिया, जहां धूप कम पड़ती है। बिल्कुल, वहां वो पानी धीरे धीरे जमकर एक विशाल बर्फ के पहाड़ यानी कृत्रिम ग्लेशियर में बदल जाता है। ये एक तरह का इंजीनियर्ड बर्फ का टैंक है। जब गर्मियों में पानी की सख्त जरूरत होती है, तब ये पिघलकर किसानों के काम आता है। अरे वाह, ये तो सच में दिमाग को हिला देने वाला इनोवेशन है, प्रकृति के ही नियमों का इस्तेमाल करना। तो अगर हम एक बार रुककर इस पूरी टाइमलाइन को देखें, बिश्नोई समाज से लेकर चिपको, शांत घाटी, अप्पिको, नर्मदा और टिहरी तक, ये दिखाता है कि विकास की हमारी परिभाषा लगातार प्रकृति से टकरा रही है। बिल्कुल, हमारे स्रोत एक गहरी वैचारिक खाई को सामने लाते हैं। एक तरफ बुनियादी ढांचे का विकास है, सड़कें, बांध, बिजली, और दूसरी तरफ है वह प्राकृतिक आधार जिस पर अर्थव्यवस्था टिकी है। इन आंदोलनों ने बार बार साबित किया है कि प्रकृति को सिर्फ रॉ मटेरियल मानकर उसका दोहन करेंगे तो आप विकास नहीं, विनाश की नींव रख रहे हैं। एकदम सही। और यही बात हमें आज की इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे लाके खड़ी कर देती है। सुंदरलाल बहुगुणा जी का वो नारा, पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है।
तो आज के इस दौर में जब गर्मी हर साल अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है, क्या ये सोचने का समय नहीं आ गया है कि हम विकास किसे कहते हैं? ये सोचने वाली बात है कि क्या जीडीपी के आंकड़े ही विकास का पैमाना है, या हमें स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और जंगलों को भी अपनी राष्ट्रीय संपत्ति मानना होगा? क्या वो विकास जो पुराने जंगलों को रातों रात कंक्रीट में बदल देता है, सच में हमें आगे ले जा रहा है, या हम उस भविष्य की ओर भाग रहे हैं जहां पानी भी लैब में बनाना पड़ेगा? ये वो सवाल हैं जो आज हमारे सामने खड़े हैं। असल सफलता केवल इन ट्रिक्स को याद कर लेना नहीं है, बल्कि उन संघर्षों को समझना है। आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही।